जो जितना ही झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सह लेता है तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 दिसंबर के करंट अफेयर और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के क्वेश्चन अपडेट के जो आंसर है वो भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस देश की कैबिनेट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद को भंग कर दिया। देखिए, हाल ही में 20 दिसंबर को जो आपकी नेपाल की संसद है इसको भंग कर दिया गया वहां की कैबिनेट के द्वारा। देखिए, नेपाल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है केपी शर्मा ओली। और अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर 2020 को अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर वहां की संसद को भंग कर दिया। और इसके बाद जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने घोषणा की कि अब जो है अगले साल यानी कि 2021 में जो है 30 अप्रैल से 10 मई के बीच में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, जो नेपाल की संसद है इसको संविधान के अनुच्छेद 76 और 85 के तहत भंग किया गया है नेपाल में। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे दो नाम याद रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की जो मुद्रा है आपकी ये है नेपालीज रुपी। और नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा सा जो संबंध है उसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, जो भारत है, भारत नेपाल का जो है ये सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है और इसके अलावा जो भारत देश अपना है ये नेपाल में सबसे बड़े विदेशी निवेश का स्रोत भी है। देखिए, भारत की जो गोरखा रेजिमेंट है ये नेपाल के पहाड़ी जिले से युवाओं को भर्ती करता है। यहाँ पे देखिए गोरखपुर में आपका जीआरडी है, ठीक है, वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट बनाया गया गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ पे नेपालीज लोग बहुत सारे रहते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होता है हर साल। और भारत और नेपाल का जो काला पानी क्षेत्र है इस पर विवाद भी चल रहा है। ये उत्तराखंड के पास में आपका है काला पानी। तो भारत और नेपाल के बीच में काला पानी क्षेत्र पर विवाद चल रहा है। और हाल ही में नेपाल की जो सरकार है इसने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने देश के नए नक्शे में शामिल करने की मंजूरी दी थी। और इसलिए जब ये विवाद आगे बढ़ गया है नक्शे में शामिल करने के बाद तो देखिए भारत और नेपाल के जो रिश्ते इसमें खटास भी आ गई है। देखिए, भारत नेपाल के साथ कई बहुपक्षीय मंच साझा करता है, जैसे भारत और नेपाल दोनों बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं। और भारत और नेपाल ये दोनों सार्क के मेंबर भी हैं। देखिए, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत और नेपाल जो ये नैम के भी मेंबर हैं। नैम का पूरा नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। और भारत और नेपाल जो ये BBIN यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के मेंबर भी हैं। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए, भारत और नेपाल ने काठमांडू, वाराणसी, जनकपुर, अयोध्या और लुम्बिनी बोधगया नामक 3 सिस्टर सिटीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल जो है, देखिए नेपाल एक नाजुक परिस्थिति क्षेत्र है जो कि भूकंप और बाढ़ से ग्रस्त है। इससे जो है धन और जीवन के संदर्भ में बड़े पैमाने पर क्षति होती है, यानी कि भूकंप और बाढ़ से हर साल नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। नेपाल जो है, देखिए ये मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी है। इसको सबसे अधिक मानवीय सहायता मिलती है। नेपाल गरीब देशों में गिना जाता है तो इसलिए इसकी सभी सहायता करते रहते हैं और भारत भी करता है। और एक कहावत है कि नेपाल और भारत के बीच में जो है रोटी और बेटी का रिश्ता है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं जो आपका ईयरली करेंट अफेयर 2020 का PDF है ये तैयार हो चुका है। और इसमें आपको जो है 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं सबको डिटेल में बताया गया है। और टोटल इसमें जो PDF में करेंट अफेयर की संख्या आपकी है 3500 प्लस, ठीक है। 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस PDF में मिलेंगे जिसमें आपको पूरी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया गया है। तो अगर आप ये 3500 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, रेलवे NTPC, ग्रुप डी या फिर PSC यानी PCS का एग्जाम है, UPSC तक का एग्जाम जो है, NDA CDS का एग्जाम है, सारा कवर हो जाएगा इस एक PDF में। तो देखिए, मार्केट में ऐसी बुक मिलनी मुश्किल क्या नामुमकिन भी है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें पूरे डिटेल में किसी भी करंट अफेयर को कवर किया जाए, वो भी 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक। तो अभी जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, मतलब यही इतने ही ड्यूरेशन के करंट अफेयर मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो इसको आप कवर कर सकते हैं इस PDF को पढ़कर।
दूसरा प्रश्न है, देखिए इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। देखिए ब्राजील के एक महान फुटबॉलर थे पेले, इन्होंने जो है 643 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था और इसकी बराबरी कर ली अभी हाल ही में लियोनल मेसी ने। लियोनल मेसी जो है ये आपके अर्जेंटीना के एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं। देखिए जो आपके अर्जेंटीना के लियोनल मेसी, इन्होंने अभी हाल ही में किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के जो आपके पेले हैं, पेले के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। देखिए हाल ही में जो आपके लियोनल मेसी हैं, इन्होंने वालेंसिया के खिलाफ गोल करके पेले के इस 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए पेले ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? देखिए जो ब्राजील के महान फुटबॉलर हैं पेले, इन्होंने 1956 और 1974 के बीच में ब्राजील के क्लब सांतोस के लिए जो है कुल 655 मैचों में 643 गोल किए थे। जबकि जो आपके लियोनल मेसी, इन्होंने 2005 से 2020 तक कुल 748 मैचों में 643 गोल करके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और ये अब इस रिकॉर्ड से बहुत आगे भी पहुंच जाएंगे, नया रिकॉर्ड बना देंगे। तो इस रिकॉर्ड के बारे में याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत यूनिक तरीके से पूछ लिए जाते हैं। 33वां प्रश्न की हाल ही में किस संगठन ने, देखिए थोड़ा सा तीसरे प्रश्न में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए कुछ एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पेले जो है ये किस देश के फुटबॉलर हैं, तो ये जो है ब्राजील के फुटबॉलर हैं और लियोनल मेसी जो है ये आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया है, जिसके लिए वह जनवरी 2021 में एक टीम जो है भेजेगा। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने कहा कि हमें एक टीम को भेजेंगे चीन यानी कि चाइना में 2021 में, और किस महीने में? जनवरी में, यानी कि जनवरी 2021 में एक टीम को हम चीन में भेजेंगे जो कि जांच करेगा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए कोरोना की बात करें तो अब तक जो है कुल 72.92 मिलियन से अधिक लोग जो है नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इसके कारण कुल जो है अब तक 16,41,733 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये जो है आपका इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। याद रखना है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया। इसके लिए वो जनवरी 2021 में एक टीम को चीन में भेजेगी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है हैदराबाद में एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है और इस फैसिलिटी में जो है 5 से 12 मैक तक का सिमुलेशन किया जा सकेगा। देखिए जो आपका ये विंड टर्मिनल है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस विंड टर्मिनल में जो है मिसाइल और एयरक्राफ्ट इत्यादि का जो है परीक्षण किया जा सकता है। देखिए भारत, अमेरिका और रूस के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास इस प्रकार की सुविधा होगी, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में हैदराबाद में एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। और पांचों प्रश्न की घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद जताई है? तो देखिए जो घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल 7.8% की गिरावट आने की उम्मीद जताई है। देखिए जो आपका ICRA लिमिटेड है, इसके CEO हैं N शिवारमन और इसका मुख्यालय इंडिया में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसके ओनर हैं मूडीज कॉरपोरेशन, ठीक है। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मर्चेंट के लिए 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर सुविधा लॉन्च की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका पेटीएम कंपनी है, इसने 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर सुविधा लॉन्च की है। देखिए जो आपकी डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम है, इसने अभी हाल ही में हाई वैल्यू लेन देन करने वाली कंपनियों का सहयोग करने के लिए इस 24/7 RTGS सुविधा की शुरुआत की है और ये सुविधा जो ये कारोबारियों और कर्मचारियों, विक्रेताओं और साझेदारों को जो है थोक और जल्द पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगा। देखिए जो आपका पेटीएम पे आउट है, ये एकमात्र ऐसा सेवा प्रदाता है जो कि वॉलेट यानी कि पेटीएम वॉलेट, UPI, IMPS, नेफ्ट और RTGS के माध्यम से 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। तो ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए पेटीएम जो है इसका मुख्यालय आपका जो है नोएडा में स्थित है और इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है विजय शेखर शर्मा।
सातवां प्रश्न की हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरसिटी रेल यात्री, इसके माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने का साझेदारी किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए साझेदारी किया है। देखिए जो आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, इसके सीईओ हैं पीसी कांडपाल, और इंटरसिटी रेल यात्री जो है इसके सीईओ हैं मनीष राठी। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, देखिए अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व जो है ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में हाल ही में शामिल हुआ है। देखिए जो आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके नए सदस्यों में आयरलैंड का केंद्रीय बैंक, पोलिस वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण, उरुग्वे, पैराग्वे तथा इंडोनेशिया और मिस्र के वित्तीय प्राधिकरण जो है ये शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को हम NGFS के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। देखिए वर्ष 2017 में नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया गया था, और ये 75 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है। और इस नेटवर्क की स्थापना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 8 केंद्रीय बैंकों के द्वारा की गई थी। देखिए जो आपका NGFS प्रणाली है, इसका उद्देश्य ग्रीन फाइनेंस यानी कि हरित वित्त को बढ़ावा देना है, और ये जो है जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रीय बैंकों की भूमिका की सिफारिश करता है। देखिए जो आपके फ्रैंक एडलरसन है ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है फ्रैंक एडलरसन। नवा प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को हम 20 दिसंबर को मनाते हैं, और इस दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को 60/209 प्रस्ताव पारित किया था। और इस दिवस के द्वारा एकता के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को हर साल। 10वां प्रश्न की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का जो आयोजन है ये किस तिथि से शुरू होगा? तो देखिए जो आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 है ये 22 दिसंबर को शुरू होगा, और ये 25 दिसंबर तक चलेगा। और इसका आयोजन स्थल इस बार नहीं रहेगा कोई भी, इसको वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जो है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए जो 22 दिसंबर का दिन होगा, इस दिन जो है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है, और इस दिन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की जाएगी इस साल। और इस महोत्सव का जो समापन है ये 25 दिसंबर को होगा, क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है। देखिए जो आपका ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इस उत्सव का जो आयोजन है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन वीडियो पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? बताइए आंसर। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? बताइए। और तीसरा कि किस व्यक्ति को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में? बताइए। चौथा प्रश्न कि गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया गया? बताइए। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए पहला प्रश्न कल के क्वेश्चन अपडेट का था कि 2020 का जो बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द पुरुष का खिताब है ये किसको दिया गया? तो देखिए ये